छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राज्य के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, वरिष्ठ मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी और इस मंच पे बैठे हुए सभी मंत्रीगण, एमपीज, एमएलएस, पीसीसी के सभी ऑफिस बेयरर्स, डीसीसी, बीसीसी, यूथ, महिला, सभी संगठन के पदाधिकारी, मीडिया के मेरे साथियों, दोस्तों और यहाँ मौजूद इस सभा में सुनने के लिए जो आए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करते हुए और खासकर इस छत्तीसगढ़ को मैं अपने जीवन में ही नहीं, कांग्रेस के इतिहास में भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे यहां से चुना, सिर्फ वोट ही नहीं डाला, लेकिन आपने सारे हिंदुस्तान के लोगों को यहां पर बुलाकर अपनी शक्ति और अपना जितना कुछ प्रदर्शन करना था वो सभी सारे देश के लोगों को आपने बताया। कांग्रेस यहाँ सिर्फ मजबूत नहीं, इतना मजबूत है, उस कांग्रेस के शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी छवि आपने बनाई है। और यहीं से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते बाहर निकला। निकलने के बाद मेरे सामने दो चुनाव आए, एक हिमाचल का और दूसरा कर्नाटक का। हमने पूरी कोशिश की और आपके आशीर्वाद से हमने दोनों स्टेट भारी बहुमत से जीते। और ये जो शक्ति मिली है, ये शक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से मिली है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ आया हूं। जैसा कि भूपेश जी ने कहा था कि मुझे यहाँ पर 11 तारीख आना था, लेकिन पार्लियामेंट रहने की वजह से मुझे यहाँ आना मुश्किल था। इसीलिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मणिपुर का विषय बड़ा गंभीर था और हम कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मणिपुर के इशू पे चर्चा हो और वहां क्या चल रहा है। और वहां पर इतने 200 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 5000 से भी ज्यादा लोग वहां पर
घायल होके घर में पड़े हैं और कम से कम 5,000 घर जलाए गए हैं। इतना ही नहीं, 50-60 हजार लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे टेंटों में जाके बसे हैं। तो हम ये चाहते थे कि भी इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मुंह खोलेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे वहां के स्थिति को, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद वहां जाके आए, उन्होंने वहां की हालात को देखा, लोगों से मिले, बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले और अनेक लोगों से उन्होंने मिला, विद्यार्थियों से मिले, मिलकर वहां के हालात उन्होंने प्रेस के जरिए अपनी बयान जाहिर की। लेकिन हम भी सुनना चाहते थे, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ का प्रतिनिधि हूं, इस देश का नंबर 1 मैं लीडर हूं। तो हम ये चाहते थे कि भाई 140 करोड़ जनता का नेता पार्लियामेंट में आके, राज्यसभा में आके अपने बात को रखेंगे। इसलिए हम पूरी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने आए नहीं। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मजबूरी में हमको लाना पड़ा, क्योंकि हम ये चाहते थे कि वहां कितने लोग मर चुके हैं, दंगे कैसे हुए, किस किस का हाथ उसमें है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमने बारीकी से कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा, चुप्पी बैठ गए। और वो बाद में हमको बदनाम करने के लिए वो बोले कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमारे अमित भाई उसको उत्तर देंगे। अरे भाई, हम अमित भाई को नहीं पूछ रहे, हम मोदी जी को पूछ रहे हैं। तुम नंबर 1 हो, तुमको पूछ रहे हैं। बाकी के तो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, अलग अलग मंत्रीगण है, उससे हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि कैप्टन एक होता है। और जैसा कि यहां पर भूपेश भाई है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं, वैसा ही प्रधानमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं। लेकिन सब आपके पास सीबीआई है, आपके पास सीआईडी है, और आपके पास ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के एडवाइजर्स होते हैं, वो लोग भी आपको सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो खुद आकर बयान करें, वो नहीं कर सके। इसीलिए राज्यसभा में हम जो कोशिश किए कि रूल 267 के तहत चर्चा हो, तो बहुत से लोगों को ये रूल 267 क्या है इसका अंदाजा नहीं रहता। लेकिन 267 और उन्होंने जो चर्चा करने के लिए तैयार हो गए थे, वो सिर्फ 176 में हो गए थे, यानी उसमें घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रूल 267 में यह होता है कि
सारे मेंबर को बोलने का मौका मिलता है और उसका उत्तर भी वो दे सकते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो इस पे वो स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आखिरी में मोदी जी ने अपना उत्तर कैसा दिया, जब राहुल जी वहां पर अपनी बात रखे लोकसभा में, उस प्रश्न का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया अपने तकरीर में, और जो राहुल जी खुद जाके आंखों देखी खबर वहां रख रहे थे, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमारे पार्टी के, हमारे 26 पार्टी के लोग मिलके जो एक गठबंधन बनाए हैं, उन लोगों का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उल्टा उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का मजाक उड़ाने का, नेहरू जी का मजाक उड़ाने का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाने का, और वो बार बार ये कहते ये मोदी ने सब कुछ हुआ, देश में लाइट नहीं थे मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? आप बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे गिलास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे,
वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं, सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी है। सिर्फ यही दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और फिर बार बार हमको पूछते हैं। अब परसों मैं देखा एक अच्छी वहां पर रिहर्सल हो रही थी पार्लियामेंट में। मणिपुर में किसने बॉम्ब डाला? कांग्रेस ने डाला बोल के वो लोग बोलते थे। यानी प्राइम मिनिस्टर आवाज देते थे, पीछे के लोग जोर से पुकारते थे। अब हम ये पूछते हैं, भिलाई कारखाना किसने बनाया? बड़े बड़े जो हीराकुंड, भाखरा नानगल, बहुत से डैम किसने बनाया? अरे उन्होंने अपने आंग पे जो कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े के कारखाने, टेक्सटाइल मिल्स पहले किसने बनाया? फिर तुम्हारा क्या है भी? कपड़े हमारे, पढ़ना हमारा, स्कूल हमारा, और छत्तीसगढ़ में तो ये तो राइस बॉल, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, धान का कटोरा ही नहीं, धान का भंडार है ये। और धान का भंडार किसने बनाया? फिर क्या ये 9 साल में ही पूरा छत्तीसगढ़ में बना है क्या? नो, ऐसी छोटी छोटी बातें पार्लियामेंट में कहकर लोगों को गुमराह करना। अरे जिस देश में खाने के लिए अन्न धान्य की कमी थी, अमेरिका से गेहूं मंगाकर लोगों को राशन के दुकान में देते थे। आज अन्न का भंडार गोदाम में भरे हुए हैं, और लोग, सोनिया गांधी जी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को एक धान देने का, राइस देने का काम शुरू किया, और हर एक कुटुंब को कम से कम 35 केजी राइस देने का काम उन्होंने किया। गरीबों को पेट भरना इंपॉर्टेंट है, इनको वो नहीं, इनको बड़े बड़े बंगले बनाना, उसमें रहना, और वही बातें बोलना, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये भाई छोड़ो। और चाइना का बोलते हैं 62 में ऐसा हुआ, पाकिस्तान का ऐसा। अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते, पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला था। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी ताकत है। और ये सुबह उठते शाम उठते कांग्रेस क्या की? गांधी फैमिली, गांधी फैमिली के लोग कौन प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी के बाद आप बताइए कौन गांधी फैमिली के लोग प्राइम मिनिस्टर बने, या चीफ मिनिस्टर बने, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने?
या मिनिस्टर बने, कोई बना है? वो सिर्फ देश की सेवा चाहते हैं। देश को एकता रखने के लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, शांति के लिए। और उनको भी ये बोलते हैं कि एक वंशवाद, अगर वो बीजेपी में तो इतने वंशवाद है, कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा है, कोई भाई है, फलाना है, उधर नजर नहीं जाता उनको। सिर्फ उनको नजर किधर है कि इधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इधर देखो। अरे जो लोग उन्होंने कभी सत्ता के लिए कभी लड़े नहीं, उन्होंने हमेशा सेवा भाव से काम करते आए, तो ऐसे लोग आज हमारे कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम कैसा है? हमारे नेता लोग जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी उनको आदेश देती है, वो आदेश पूरा करती है। यही देखिए अब भरोसे का सम्मेलन क्यों हो रहा है कि जो भूपेश भाई ने, कांग्रेस पार्टी ने, उनके मंत्रीगण ने जो आपको भरोसा दिए थे, उस भरोसे का काम उन्होंने किया है। हमारा सिर्फ राम भरोसा नहीं है, राम के नाम से भरोसा नहीं है। हमारे लोगों को निश्चित रूप से उनके घर तक, उनके दिल तक, उनके अकाउंट तक जाने का काम हमने किया। और ये लोग करते हैं राम भरोसा, जो कुछ भी बोलो 15 लाख देता हूं। दिए क्या? 15 लाख हर घर को देता हूं। किसने बोला? मोदी ने बोला। छत्तीसगढ़ के मिला होगा, आज छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने दिलाया होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कैसा? क्योंकि या तो प्राइम मिनिस्टर झूठ होगा या नहीं तो आप, कहीं कोई ना कोई झूठ होगा ना भाई, नहीं तो आप लिए सो वाले झूठ बोल रहे। 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब 9 साल बीत गए, 18 करोड़ नौकरियां आपको मिले नहीं? ये नहीं कैसा? एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? नहीं, आप नौकरी लेकर झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कहना पड़ता है। तो ये अपनी उन्होंने जो भरोसा दिए वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी के हमारे भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल में जो भरोसा दिया वो करके दिखाया। और ऊपर से हमको पूछते हैं क्या? अरे जो कुछ किए हैं हमारे लोगों ने किया है, और आपको हमारा नाम, हमारा काम अगर लेने में कोई शर्म आती है तो छोड़ दो उसको आप, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए, कभी लोग भूलेंगे नहीं। गांधी जी इस देश को आजादी दिलाई, वो भूलेंगे नहीं। और गांधी जी के साथ क्या व्यवहार इन लोगों ने किया, ये सबको मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन आप सबको मालूम है, मजबूरन हमको लेना भी पड़ता है। कभी लेंगे, उसका डरेंगे नहीं, और डरने वाला भी नहीं भाई। खासकर हमारे जो भाई लोग हैं, ये अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, और उनको भी जरा डर, इस बार भी हमारी कांग्रेस ही यहाँ पर जीतेगी ऐसा उनके लोग भी कह रहे हैं। उनको भी इस यहाँ पर बीजेपी जीतने का उनको कोई भरोसा दिख रहा नहीं। उसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ के लोग चिढ़ जाए, यहाँ के मिनिस्टर चिढ़ जाए, डर जाए, या चीफ मिनिस्टर डर जाए,
तो इसलिए अरे ये तो डरते नहीं भाई, इनको क्या करना, लगा दो इनके पीछे ईडी, लगा दो इनके पीछे सीबीआई, लगा दो इनके पीछे और एक विजिलेंस, ये सब ये कर रहे हैं डराने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कितने मजबूत हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। अरे हम तो आजादी, फांसी के फंदे पे चढ़ के आजादी लाए ना, हम ब्रिटिश को डरे नहीं, तुमको डरते, डरने वाले नहीं हैं। मेरे को और भी याद आता है, मेरा इधर रायपुर में हमारी मीटिंग चल रही थी। बाहर से अंदर से लाखों लोग वहां जमा हुए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के लोग ईडी का, सीबीआई का ये काम चल रहा था। इनकम टैक्स ना डालो, डर जाते क्या, कोई डरा नहीं। ईडी लगाओ, कोई डरा नहीं। तो वो जो सम्मेलन चला 3 दिन तक, कोई हिला नहीं, डरा नहीं। ऐसा थोड़ी गांधी जी के सिपाही, नेहरू जी के सिपाही से थोड़ी डरने वाले। जो इंदिरा गांधी ने इस देश को एकता रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी दिए, वो लोग डरेंगे नहीं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मेरे को थोड़ा खांसी हो गई है। क्योंकि ये पार्लियामेंट में हमेशा कभी ज्यादा बोलने से मुश्किल भी होता है, ऐसा एक बार। लेकिन यहाँ पर का मैं और एक विशेष करके ये कहूंगा कि ये जो अपना यहाँ एक पवित्र स्थल है, महान नायिका, संसदविद, समाज सुधारक स्वर्गवासी मिनी माता जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वो 52 से लगातार 70 तक एमपी रहे और समाज सेवा की। इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। और वो इस इलाके में जो सामाजिक सुधार का काम किए, इसीलिए मैं उनको, उनके फैमिली को या उनके वंशजों को और जो इस जंजगीर के निवासी है, उन सबको मैं मेरे तरफ से नमन करता हूं। दूसरी बात यह है, लोकहित में जो हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम यहां हो रहा है। मैं समझता हूं ये जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, शायद भारत में किसी के सरकार, कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी नहीं दी। राशन लो, कपड़े लो, और यहां तक कि किसानों का कर्ज माफ, जो राहुल गांधी जी का एक सपना था, वो कहते थे उस वक्त अपना हर एक को इनकम होना, एक न्याय स्कीम। तो न्याय स्कीम को इन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, दूसरे जगह नहीं हुआ। तो जो चीज अब ऐसा है कि भूपेश बघेल के पास शायद अलाउद्दीन का चिराग दिख रहा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसा अलाउद्दीन चिराग रख लेके वो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर गरीब लोग, किसान लोग, युवा, महिला, एसटी, एससी, सभी ने
सभी को कुछ ना कुछ दिया है। हमारे सभी जो वक्ता थे मंत्रिमंडल के, उन्होंने बताया, एक एक करके बताया, सबको कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए संतुष्ट है। यहाँ गड़बड़ी कम है जरा, इसीलिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। तो मैं आपसे यही प्रण करूंगा कि ये जो शांति के साथ यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको आप ऐसा ही संभाल के रखिए और आने वाले चुनाव में इससे भारी बहुमत में आप चुन के लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक आपके लिए भी उन्होंने कुछ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप सुने या नहीं सुने, प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर की हिंसा की तुलना छत्तीसगढ़ से करके यहां के लोगों का अपमान किया है। ये पार्लियामेंट में, क्या मणिपुर जैसा यहां कोई घटना हुई? अरे मणिपुर में जो हुआ, वहां स्त्री, हमारे महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके कपड़े निकाले गए, घर जलाए गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मणिपुर का स्थिति किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। वहां जाने के लिए डर रहे हैं, क्यों नहीं गए? अरे यहां पर इलेक्शन में घूम रहे आप, स्पीचेस दे रहे, यहां पर छत्तीसगढ़ में आए, राजस्थान में गए, इजिप्ट गए, उधर गए, इधर गए, 100 दिन में दुनिया भर फिरे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। और ऐसा बताते हैं कि लोगों के प्रति तेरा बहुत प्यार है। यही प्यार हमारे साथ, शादी किसी के साथ, वो आरएसएस के साथ शादी उनकी, तो मोहब्बत तो हमारे साथ, शादी आरएसएस के साथ। ऐसे प्रधानमंत्री जी है। और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा अब तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ इतना पीसफुल है, अच्छी सरकार है, यहां पर हर चीज की जो कहते हैं वो मुहैया करके दिए हैं। लेकिन ये बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो आप देखिए ये लोग किस तरह से हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी में मैं ये कहूंगा कि जो सारी चीजें, बहुत से महंगाई है, महंगाई के बारे में इन्हें सोचते नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते नहीं, लोग भूखे मर रहे उसके बारे में सोचते नहीं। सिर्फ उनकी सोच एक ही है, फिर एक बार मैं कैसा चुन के आऊं। इसीलिए हर स्टेट घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये उनका काम है। और दूसरा, ये बहुत से जगह अकाल गिरा है, ड्रॉट है, लोग भूखमरी से लोग बहुत तंग आए हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। लाखों शरणार्थी मणिपुर में रोजी रोटी का इंतजार कर रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया। सोशल जस्टिस उनके पास नहीं है, सिर्फ वो जो बोलते हैं वही सही, दूसरों का सुनते नहीं। बैंकों, कोयला खनिजों को उन्होंने, हमने जो राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने अब प्राइवेट को एक एक करके बेच रहे। ये सारी चीजें लोगों को तंग और तबाह करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना है। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आप एक होकर, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत से आने वाले चुनाव में, नहीं असेंबली में तो आएगा ही। मैं मेरा भी फिक्र कर रहा हूं भाई, मैं उनका तो फिक्र है,
वो कैसा भी संभाल लिए हैं, इसीलिए तो वो भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। मेरे पास भरोसे का सम्मेलन नहीं है ना, तो मैं तो कोशिश करके फिर पार्लियामेंट में जिताना है। मैं अगर जिताना है, इनके मदद के सिवाय मैं जिता नहीं सकता। जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, यही मुझे मेरी मदद करना है। तो इसीलिए पहले तो इनका है, तो ये लोग मेहनत करेंगे, करने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में यहाँ आएगी और बीजेपी को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। 1-2-4 सीट मिले तो बहुत हो गए, पहले से ज्यादा अगर लिए तो 2-4 सीट ही बचते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे खुश होकर तो हम इतना जीत रहे 1-2 दान में देंगे, ऐसा मत करो, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये बात है, इसीलिए हमको पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा भी महत्व है। असेंबली तो महत्व है ही है, पार्लियामेंट इसलिए महत्व है कि हमको देश के संविधान को बचाना है, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है। इसीलिए हमको पूरे देश में काम करना है। अब हम मुंबई में और एक मीटिंग रखे हैं 31 और 1 को, वहाँ लोग फिर 26 पार्टी के लोग जुड़ेंगे और हम सब जनता को ये दिखाना है कि हम मिलके काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में तो कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियां मिलके बीजेपी को हराने की पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसे में कहते हुए आपने बड़े शांति के साथ 2 शब्द हमारे सुने, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आपके जो मेहनत करके इतना सब कुछ किया है और इतने लोगों को बुलाए, इतने कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ 4,000-5,000 का तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन डलवाए, वो सब काम जल्दी हो जाएंगे और शुरू भी हो जाएंगे, ऐसी मैं विश्वास रखते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।